हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to the discussion of pleasure test series PTS 21, which is a practice question paper issued by Department of Education, Government of Delhi. तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं जरा, और यहाँ पर अगर आपका मन करे तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं जो कि आप लोगों को पता ही होगा. मोर ओवर इस सैंपल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, अब जरा आगे बढ़ते हैं और पहले इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं. तो बताइए जरा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोर ओवर इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना. फटाफट वीडियो को लाइक कर लो. ठीक है बच्चों, चलिए अब अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए जरा. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, आपके सामने PTS 21 आ चुका है, विच इज ए सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जैसा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और सेक्शन ए यानी पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, इसका मुझे इवेल्युएशन करना है. अब देखो, इसको इवेल्युएट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं टर्म्स को स्प्लिट करूंगा, यानी 1/1 + x² एक इंटीग्रल ऐसे लिख लूंगा, और एक इंटीग्रल देखो मैं इस तरीके से करूंगा, यहाँ पर x dx, आप न्यूमरेटर में देखो 1 + x लिखा हुआ है. ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखो इस तरीके से आ जाएगा. देखो ये वाला तो बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गया. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. समझे बच्चों? अब सुनना ध्यान से, अगर आपको याद है तो बढ़िया, वरना कोई बात नहीं, मैं साइड में लिख के आपको बता ही रहा हूँ. देखो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो ना, तो इसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ द फंक्शन. समझे? ऑफ कोर्स यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही. अब इस चीज को इस वाले इंटीग्रल में अप्लाई करके देखो. डिनोमिनेटर में 1 + x² को अगर मैं fx मानूंगा तो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव यानी 2x पहले से ही प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ये 1/2. ठीक है बच्चों, ये आपका लॉग यानी ln लिख लो, और यहाँ पर 1 + x² इस तरीके से, और प्लस में c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो बस छोटा सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है. अब आगे चलते हैं और इसका अल्टरनेटिव भी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना है ध्यान से सुनना. यहाँ पर 3x - 1 है ऊपर, और नीचे x - 2 का होल स्क्वायर है. ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, न्यूमरेटर में 3x - 6 + 6, देखो इस तरीके से मैं एडजस्टमेंट्स कर दूंगा. यहाँ पर मैंने बाकी चीजें सेम रखी हैं. डिनोमिनेटर में देख लो, न्यूमरेटर में अगर तुम शुरू के 2 टर्म्स में से 3 कॉमन लोगे तो ऐसा मिलेगा, और ये 6 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस का 5 हो जाएगा. ठीक है, मीनवाइल एक काम और करता चलूंगा मैं कि यहाँ पर टर्म्स को स्प्लिट भी कर दो. ठीक है बच्चों, देखो इसको मैंने इस तरीके से कर लिया. समझे? यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले में ऊपर आपका 3 है, इंटीग्रल को ब्रेक कर लो अभी. ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए सिर्फ x - 2 रह जाएगा. यहाँ पर ये 5 dx और ये आपका x - 2 होल स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा. यहाँ पर x - 2 लीनियर है ना बच्चों, तो बड़े आराम से इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स, ये 3 बाहर हो जाएगा, ln ऑफ x - 2. x - 2 लीनियर है, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे इस पूरे को डिवाइड कर देंगे तो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, तो मैं छोड़ देता हूँ. यहाँ पर ये रहा 5. अब यहाँ ब्रैकेट में देखो x - 2 यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, x - 2 होल स्क्वायर के अंदर x - 2 आपको लिखेगा जो कि लीनियर है. समझे? तो यहाँ पर 1/x² के इंटीग्रल से इसको हम कंपेयर कर देंगे, जिसकी वैल्यू आती है -1/x. लेकिन जो भी लीनियर फैक्टर है यानी x - 2, उसके डेरिवेटिव से ओवरऑल रिजल्ट को डिवाइड भी किया जाएगा. समझे? तो चलो काम शुरू करते हैं. यहाँ पर ये क्या बनेगा, -1/x - 2, देखो इस तरीके से, और x - 2 लीनियर है,
उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे इस पूरे को डिवाइड भी करोगे, ठीक है ना। तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, बस ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आपका मन करे तो एक स्टेप और लिख दो, यानी देखो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये आपका 3 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 2, ये -5 अपॉन x माइनस 2, और ये प्लस में से यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सो फाइनली क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। आगे चलें, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 आपके सामने ये रहा बच्चों, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में से है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा हुआ है, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सबसे पहली बात, यहां पर एक डी बाई डी एक्स ऑपरेटर पहले से ही लगा हुआ है, इसलिए मुझे इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब आपको दिख रहा होगा, तो चेन रूल की हेल्प से डी बाई डी एक्स हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा इस वाले कंटेंट के ऊपर। तो यहां हम लिखेंगे 3 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, समझे, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो इस तरीके से RHS में 0, ये क्या बनेगा बच्चों, दिस इज 3 टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा बच्चों, d2y अपॉन dx2, समझे, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म कौन सा है बच्चों, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म्स ये आपको दिख रहा होगा, डबल डेरिवेटिव। कहने का मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2, ठीक है। और सबसे बड़े डेरिवेटिव टर्म का पावर क्या है, यानी इसका पावर देखो एक्सपोनेंट, तो क्या है बच्चों, तो 1 है, तो यहां पर इसका डिग्री 1 हो जाएगा। तो यहां पर जो रिक्वायर्ड सम है ना, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑर्डर प्लस डिग्री, यानी फाइनली आंसर आपका 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है बच्चों, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 3 आपके सामने बच्चों, जो कि वेक्टर अलजेब्रा में से है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। यहां पर वेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया है कि वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है या बी है। तो फिलहाल मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं कि मान लो आपका वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है एंड वेक्टर बी ये भी यूनिट वेक्टर है, क्योंकि दो वेक्टर की बात हो रही है। तो लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर इसने क्या दे रखा है कि देखो ये भी आपका यूनिट वेक्टर होने वाला है, ठीक है। मोर ओवर ये तो आपका 1 है ही, और ये भी आपका 1 है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहां पर इसने हमसे क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। यानी यहां पर प्रूव क्या करना है, यहां प्रूव करना है कि इन दोनों वेक्टर का अगर डिफरेंस लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये √3 आएगा, ये हमें प्रूव करना है। अब सुनना ध्यान से, यहां पर किस तरीके से मैं काम करूंगा। ये जो गिवन है ना आपको, यहां पर देखो ये चीज गिवन है आपको कि दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका ना मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ। तो LHS में बेसिकली क्या होने वाला है, ये बन जाएगा देखो इस तरीके से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसी के साथ, ठीक है बच्चों। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। यहां पर डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी क्या बनेगा, देखो इस तरीके से बनेगा। फिर यहां पर वेक्टर ए डॉट बी, फिर यहां पर वेक्टर बी डॉट ए, और यहां पर मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 1। यहां पर मॉड ए यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड उसका होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों मिलकर आपके लिए 2 टाइम्स ए डॉट बी बना देंगे, समझे बच्चों। यानी देखो ऐसा मिलेगा, और फाइनली इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, इसकी जगह 1 स्क्वायर यानी 1, और इसकी जगह भी 1 स्क्वायर यानी 1 डालोगे, फाइनल सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपको, यहां से अब आप पहुंचो a माइनस बी वाले वेक्टर के पास, है ना। तो a माइनस बी वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैं कंसीडर करूंगा। इसको ओपन करेंगे तो देखो a माइनस बी वेक्टर डॉट a माइनस बी, ठीक है। चलो इसको ओपन करते हैं, देखो इस तरीके से बनेगा।
यहाँ पर आपका हो जाएगा a डॉट बी माइनस बी डॉट ए, और ये बनेगा प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो 1 है, ये बनेगा 2 टाइम्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और ये भी 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा। यहाँ पर जो रिजल्ट आपने अभी निकाला है उसकी हेल्प से यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो देखो ऐसा मिलेगा। यहाँ साइड में लिख दो कि बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये पूरा आपका 3 हो चुका है बच्चों, और ये किसकी वैल्यू आई है? वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो बस अब जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये बनेगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बन जाएगा? √3। और यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं जरा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या करना है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। लाइन का इक्वेशन आपके सामने है, इसको जरा हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी x y z तीनों के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं। देखो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो y माइनस 3 अपॉन माइनस 2, देखो ऐसे आ जाएगा। इसमें से ऊपर से आप 2 कॉमन लेंगे तो z माइनस 5 अपॉन 2 है ना, 2 कॉमन आएगा तो वो यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज की वैल्यू हमें मिल चुकी है। वो क्या है बच्चों? 4 कोमा माइनस 2 कोमा 3/2, जिसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 8 कोमा माइनस 4 कोमा 3। तो यहाँ से अब इसका डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल लेंगे। तो ये क्या आएगा आपके लिए? प्लस माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोलते हैं, यानी ए स्क्वायर यानी 64 और बी स्क्वायर यानी 16 और सी स्क्वायर यानी ये 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर प्लस माइनस ऑफ -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ द सेम थिंग, तो इसको हम जरा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, ये हो जाएगा 89। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर लास्ट वाला प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 89, इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 89, ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 89, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 89। तो बस क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिक्लेयर कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चों? 3 balls are drawn 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। समझे? विदाउट रिप्लेसमेंट यानी बॉल निकालकर अपने पास ही रख लो। ठीक है, यानी हर बार एक बॉल कम होता जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 4 ग्रीन बॉल्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गए? ये लिख लो भैया, 5 + 4 यानी 9 आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन। तो यहाँ पर हम x क्या एज्यूम करेंगे बच्चों? नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर x को क्या वैल्यू मिल जाएंगी? या तो 0 नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, या 1 या 2 या तीनों ग्रीन बॉल्स हो सकती हैं। समझे? इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर मैं p ऑफ x इक्वल्स 0 निकालने लगूं तो ये क्या बनेगा? इसका मतलब ये हुआ एक भी ग्रीन बॉल नहीं निकली, फिर भी आपने 3 बॉल्स निकालनी ही होंगी। तो पहला आपको वाइट में से मिलेगा, दूसरा बॉल भी वाइट में से, और तीसरा बॉल भी वाइट में से ही मिलेगा। तो मतलब ये क्या बन जाएगा आपके लिए? दिस विल बी 5c3 अपॉन 9c3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 × 4 × 3 अपॉन ये क्या बनेगा? 9 × 8 × 7। ठीक है, यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ 3 से कैंसिल होगा, ये देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 पे जाएगा, और ये 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 पे जाएगा। समझे बच्चों? तो फाइनली ऊपर बचेगा 5 और नीचे क्या बचेगा बच्चों? ये हो जाएगा 42। समझे कि नहीं? देखो जो मैंने कैंसिल किए हैं वो आपके लिए फिर से मैं हटा देता हूं ताकि आप समझ पाएं कि यहाँ पर क्या लिखा था मैंने। ठीक है बच्चों। अच्छा, जब x की वैल्यू 1 होगी यानी एक ग्रीन बॉल आया तो 4 में से एक
तो बचे हुए 2 बॉल्स हमें 5 वाइट में से लेने पड़ेंगे और टोटल यहाँ पर 9C3 ये तो आएगा ही। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4C1 तो 4 ही रहेगा। 5C2 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 5C2 का मतलब ये हुआ 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी ये क्या बन जाएगा आपके लिए? 5 इंटू 2 ही बन जाएगा। ओवरऑल चेक कर लेना। 9C3 का मतलब क्या हुआ? यहाँ साइड में कैलकुलेट करके रख लो, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। ये बनेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 और यहाँ पर 3 इंटू 2, समझे? ये 3 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, तो क्या बनेगा आपका? ये 84 बनेगा। चेक करके देख लो। ठीक है बच्चों, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो इसको मैं लिख रहा हूं 20/42। जानबूझ के डिनोमिनेटर में 42 रखा है मैंने। अच्छा, अब यहां पर P ऑफ x इक्वल्स 2 निकालते हैं। नाउ दैट मीन्स 4C2 इंटू 5C1 अपॉन 9C3। चाहो तो 9C3 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, जो कि अभी मैंने निकाली थी 84। फिलहाल 4C2 का मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 6 आ जाएगा। 5C1 का मतलब ये रहा और नीचे आपका 84, समझे? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बनेगा 15/42, समझे बच्चों? नाउ फाइनली P ऑफ x इक्वल्स 3, तो यहाँ पर आपका 4C3 अपॉन 9C3। 4C3 यानी 4C1 ही हो जाएगा, तो वो 4 बनेगा अपॉन 84 यानी 2/42। चेक करो मेरी बात समझ आई कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे अब टेबल लिखना पड़ेगा। तो चलो अपना काम शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो क्या बन जाएगा? देखो, यहाँ पर x लिख लो, यहाँ पर P ऑफ x लिख लो, ये रहा 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आया था बच्चों? 5/42। यहाँ पर 1, इसका आंसर क्या आया था? 20/42। फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आया हुआ है बच्चों? 15/42, समझे? अच्छा, फिर यहाँ पर 3, इसका आंसर क्या है बच्चों? तो यह है आपका 2/42, समझे? अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने शुरू में ही आपके लिए क्या कहा था? यहाँ पर जब मैंने कहा था कि इसको जानबूझ के मैं 20/42 लिख रहा हूँ, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। ये काम मैंने इसलिए किया था बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस टेबल में, तो जो भी P ऑफ x की वैल्यूज आपके पास है ना, उन सब का डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर इनको बड़े आराम से हम इजीली ऐड कर सकते हैं, और अगर ऐड करके देखोगे तो आपको P ऑफ x के सभी वैल्यूज का सम 1 ही मिलना चाहिए। चेक करके देखो 1 मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना? तो ये हमारा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीका हो गया ये पता करने का कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ये 1 होना चाहिए, समझे बच्चों? ये वैसे ही बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बस आपको बता दिया मैंने नॉलेज के लिए। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 6 ये भी प्रोबेबिलिटी में से ही है। यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज रेड एंड अदर इज ब्लैक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखो, अगर आपको ध्यान हो तो 26 रेड कार्ड होते हैं एंड 26 ब्लैक कार्ड होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक कार्ड तो रेड होना चाहिए और दूसरा कार्ड ब्लैक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों? देखो, यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट का भी केस है, याद रखना। पहला कार्ड अगर रेड होगा तो 26 रेड में से आएगा और टोटल 52 में से आएगा। लेकिन अदर कार्ड ब्लैक होना चाहिए, तो वो 26 ब्लैक कार्ड में से आएगा, लेकिन अब टोटल कार्ड कम हो जाएंगे, समझे बच्चों? यानी पहले हमने रेड निकाला फिर ब्लैक निकाला। दूसरा केस क्या बनेगा बच्चों? दूसरा केस बनेगा कि पहले आप ब्लैक निकालो और फिर आप रेड निकालो। तो इस वाले केस में भी सेम वैल्यू ही आपको रिपीट होते हुए दिखेगी, आप चेक कर लो। ठीक है बच्चों, यानी देखो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब पूरे को सिंप्लीफाई करना है, 26 और ये 52 कैंसिल होकर क्या दे देगा आपको? तो यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर 26/51, 26/51 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स कर दो 26/51। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 26/51। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं जरा सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है, चलो यहाँ पर कैसे होगा देख लेते हैं जरा। सबसे पहले डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ फैक्टर बन जाएंगे 1 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनली आपका फैक्टर होगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन के पास। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पूरा जो भी आपका यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखा है इसको मैंने रीराइट किया। अब यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा a अपॉन पहले वाला फैक्टर प्लस, देखो अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर बनाना पॉसिबल नहीं है, फर्दर फैक्टर तो नहीं बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे b इंटू इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 2bx इंटू 1 प्लस एक्स। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ही लिख लेता हूँ पूरा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकंड रुकना, यहाँ पर क्या आ रहा था 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर 2bx इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पर c इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से मुझे a b और c की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। लेकिन अगर इस तरीके से करोगे ना तो ये बहुत लंबा होने वाला है, तो मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट टेक्निक भी सिखाया हुआ है जो यहाँ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर दो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग ध्यान से सुनना बच्चों। आपको अगर a की वैल्यू निकालनी है तो a के नीचे है लीनियर फैक्टर यानी 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ठीक है बच्चों, तो पूरे एक्सप्रेशन में जैसे ही x की जगह -1 पुट करोगे, ये देखो b वाला खत्म हो जाएगा, c वाला भी खत्म, यहाँ पर ये बनेगा 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर यानी 2a इक्वल्स 1। समझे, तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। वैसे मुझे बताना कि मैंने ये क्यों कहा कि इस चीज को हम यहाँ पर फेयर में शो नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन मुझे कमेंट करके बताना। ये वैसे मैथमेटिकली गलत है लेकिन हमारा काम इससे हो जाता है। अब मुझे निकालना है b और c की वैल्यू। फिलहाल मैंने x की जगह -1 पुट किया था, अब तुम क्या करो रैंडमली x की जगह 0 पुट कर दो। जैसे x की जगह 0 पुट करोगे यहाँ से a बचेगा। अब देखो है ना 1 प्लस 0 स्क्वायर, सिर्फ a बचेगा, लेकिन a की वैल्यू आप निकाल चुके हो। यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ c बचेगा, RHS में 1, यानी मुझे यहाँ से अब c की वैल्यू भी मिल चुकी है 1 - 1/2, यानी इस तरीके से आ जाएगा। समझे बच्चों। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x की जगह अब मैं 1 पुट कर लेता हूँ। -1 तो पहले ही पुट किया था, आपका मन करे तो यहाँ पर 5 पुट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी यहाँ पर तो ये बन जाएगा 2a। 2a का मतलब डायरेक्टली 1 लिख रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2b इंटू एक्स की जगह 1 यानी 2b ही रहेगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा, यानी फाइनली बनेगा 4b प्लस यहाँ पर करोगे तो ये बनेगा 2c। नाउ दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये 1 तो कैंसिल हुआ, आपको देकर जाएगा 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। समझे, तो यहाँ से 2b क्या बनेगा -c, और -c मतलब -½ यानी b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, तो b की वैल्यू आ गई -1/4। ठीक है, अब चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपना इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रल है जो ऊपर आपको दिख रहा होगा सेकंड स्टेप में, यानी यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं तो इसकी हेल्प से मेरा इंटीग्रल क्या बनेगा, फिलहाल दिस विल बी a मतलब 1/2, यहाँ पर dx अपॉन 1 प्लस एक्स। इस वाले एक्सप्रेशन को भी देखते रहना, पार्शियल फ्रैक्शन शुरू कर दिया है मैंने। ठीक है, फिर मेरे पास है b की वैल्यू, यानी ये हो जाएगा -1/4, यहाँ पर 2x। समझे, b इंटू 2x। अच्छा, पूरे के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा dx।
फिर सी यानी 1/2, यहाँ पर dx अपॉन 1+x²। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आप चेक कर लो। ठीक है बच्चों, 1+x वैसे भी लीनियर है, जिसका डेरिवेटिव 1 आएगा, पूरे को डिवाइड करोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यहाँ -1/4, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, यानी ln ऑफ, देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, समझे, ये 1/2 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है बच्चों, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में से है। यहाँ पर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करिए, पूरे में x dx से डिवाइड करिए, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x। ठीक है, यहाँ पर ये होगा x² प्लस y², पूरे का अंडर रूट तो है, पूरे के नीचे x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टॉप में देखो ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये फेयर वर्क है बच्चों, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने पुट किया, तो यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू हम निकालेंगे, इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, देखो ऐसा मिलेगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर पुट बैक कर दो। यहाँ पर जैसे ही पुट करोगे तो ये बनेगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, y अपॉन x, देखो आपने y को vx पुट किया है, तो y अपॉन x आपका v आपको देके जाएगा। ठीक है, तो -v हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही वैल्यूज पुट बैक करोगे ना, तो x² प्लस y की जगह vx, यानी v² x² हो जाएगा, पूरे पर रूट भी है बच्चों। यहाँ से x² कॉमन लोगे तो रूट के बाहर फाइनली x आपको मिलेगा, देखो इस तरीके से। और इस पूरे के नीचे x भी है, यहाँ आप चेक कर सकते हो, समझे। तो मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ ये मिलेगा। यहाँ LHS में v कैंसिल हो जाएगा, जो भी चीजें बचेंगी वो देखो आपको इस तरीके से दिख रही होंगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बड़े आराम से वेरिएबल सेपरेबल ये हुआ, यानी dv के नीचे आप लगा दो 1 प्लस v² हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा dx अपॉन x। यहाँ पर अपना इंटीग्रेशन शुरू कर लो। ठीक है बच्चों, तो फाइनली LHS में क्या बनेगा, दिस विल बी ln ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v², इस तरीके से, और ये हो जाएगा ln ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट भी ln की फॉर्म में ही ले लो, देखो इस तरीके से। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग, तो ये बनेगा ln ऑफ, देखो यहाँ पर v अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v², ऐसे, और RHS में हो जाएगा ln ऑफ x इंटू c, इस तरीके से। तो यहाँ से कंपैरिजन शुरू करोगे तो यहाँ पर ये मॉड वाला बचेगा, यहाँ पर मॉड वाला बचेगा। तो फाइनली आपको देखो इस तरीके से लिख लेना है, एक सेकंड, फाइनली आपको क्या लिखना है, v प्लस 1 प्लस v² का अंडर रूट, नाउ दैट इज इक्वल टू x इंटू सी। तो यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा मुझे बेसिकली, क्योंकि मॉड हटा दिया मैंने। तो फिलहाल मैं इसको k लिख लेता हूँ, यहाँ हम बता देंगे k हमने प्लस माइनस सी की जगह पे लिखा है। अब क्या करो, v की जगह y अपॉन एक्स, यहाँ देखो आप लोग लेफ्ट साइड में टॉप में, समझे। तो चलो लिखो जरा, तो यहाँ पर ये बनेगा y अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर y अपॉन एक्स लिखकर एलसीएम लोगे तो आपको देखो कुछ ऐसा मिलने वाला है, ऐसा मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो या तो यहीं छोड़ दो या फिर एक स्टेप और लिख लो। यहाँ पर जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो पूरे के नीचे आएगा x, उससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k इंटू x²। तो ये फाइनली आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9, या इसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव। तो इसका अल्टरनेटिव है हमारे पास, चलो इसको देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम कंपेयर कर देंगे dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x के साथ। तो यहाँ पर p ऑफ x का वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान से देख लो, ये बनेगा -3 कोटेंजेंट x, समझे। और q ऑफ x क्या बनेगा, तो RHS में आपका है sin 2x। ठीक है, यहाँ पर आप निकालो इंटीग्रेशन फैक्टर, तो क्या बनेगा e की पावर में -3 कोटेंजेंट x, इसका हमें लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन।
तो क्या बनेगा, ई की पावर में -3, ये हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो मतलब फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर में -3, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 1/sin³ एक्स, यानी ये बन जाएगा cosecant³ एक्स। देखो इस तरीके से, समझे। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन अब स्टार्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर ये रहा, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू यहाँ पर q(x) फंक्शन लिखा जाएगा, जिसके साथ में इंटीग्रेशन फैक्टर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर q(x) है sin2x, इसे आप लिख लो 2sin x इंटू cos x, अच्छा ही रहेगा, एक स्टेप कम हो जाएगा। इनटू में इंटीग्रेशन फैक्टर को अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, है ना। कोसिकेंट को ऐसे लिखा, फिर आपका dx प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा होगा, आप देखते रहो ध्यान से क्या हो रहा है बच्चों। ठीक है, LHS वाला सेम, यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो। ठीक है, नीचे आपका sin²x बचेगा, ऊपर cos x, तो cos अपॉन sin²x, यानी क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। ठीक है बच्चों, dx प्लस c पहले से ही लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा y/sin³x। कुछ समझे, कोसिकेंट को ऐसे लिख लिया मैंने, ये है 2 और ये बनेगा माइनस कोसिकेंट x, समझे, इंटीग्रेशन और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो पहले से ही है। इस कोसिकेंट को 1/sin लिखने का मन है तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन दे रखी है, तो इसने क्या बोला हुआ है, y की वैल्यू 2 होगी अगर x π/2 होगा। तो चलो काम शुरू करो, यहाँ y की जगह 2 और यहाँ पर sin³ की जगह π/2 पुट करोगे तो sin π/2 यानी 1 का क्यूब, यानी ओवरऑल ये 1 ही रहेगा। यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये कोसिकेंट π/2 यानी ये भी आपको 1 ही मिल जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब c की वैल्यू आपको 4 मिल रही होगी। तो फाइनली आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, क्या बनेगा, देखो y/sin³x। ठीक है, यहाँ पर c की जगह 4 रखो और ये -2/sin x ऐसे लिख लो, समझे। इस वाले कोसिकेंट को 1/sin की फॉर्म में लिख दिया, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 9 बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा में से है। यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, a b एंड c ये तीनों वेक्टर हैं इस कंडीशन के साथ, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। हमें प्रूव करना है कि a b और c म्यूचुअली एट राइट एंगल पे हैं और फिर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 1 होगा और वेक्टर a और c का मैग्नीट्यूड सेम भी होगा। देखो अगर a क्रॉस b c के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर a परपेंडिकुलर होगा c के एंड वेक्टर b ये भी परपेंडिकुलर होगा c के। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये सेकंड वाला रिजल्ट यूज करेंगे तो यहां से क्या बनेगा बच्चों कि वेक्टर b परपेंडिकुलर होगा वेक्टर a के ऊपर और यहां से वेक्टर c परपेंडिकुलर होगा वेक्टर a के ऊपर, समझे। तो इस वाले रिजल्ट और इस वाले रिजल्ट को कंबाइन करोगे तो यहां से आप कह सकते हो कि वेक्टर a b एंड c आर म्यूचुअली एट राइट एंगल्स, समझे। तो म्यूचुअली एट राइट एंगल्स इस तरीके से आप लिख दो। तो ये चीज तो प्रूव हो चुकी है बच्चों, समझे कि वेक्टर a और b के बीच में एंगल क्या होगा, तो राइट एंगल यानी 90 डिग्री होगा। b और c वेक्टर के बीच में भी एंगल राइट एंगल बनेगा, वेक्टर a और वेक्टर c के बीच में भी सेम एंगल यानी राइट एंगल ही बनेगा। ये तो प्रूव हुआ। इसके बाद हमें और भी चीजें करनी है। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि हमें पहले से ही बोला गया है कि a क्रॉस b क्या है, तो ये वेक्टर c के इक्वल है। मैं दोनों तरफ यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करूंगा तो देखो ऐसा मिलेगा। LHS में a क्रॉस b का मतलब हो जाएगा, देखो इस तरीके से, बात समझ आ रही है। a और b के बीच का एंगल है π/2 और यहाँ यूनिट वेक्टर लिखने का अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि वैसे भी हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड कंसिडर कर चुके हैं, समझे। ये बनेगा आपका वेक्टर c। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो एक रिजल्ट ऐसा मिलेगा, sin π/2 1 हो जाएगा ना, एक रिजल्ट ऐसा मिलेगा।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर बी क्रॉस सी ये भी क्या दे रखा है, तो यहाँ पर ये दे रखा है वेक्टर ए। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए, यानी यहाँ पर भी दोनों तरफ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लो, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या कि यहाँ पर बी और सी के बीच में एंगल ये भी तो आपका पाई/2 ही होगा ना, राइट एंगल, समझे, म्यूचुअली एट राइट एंगल्स, ये तो हम अभी प्रूव करके आए हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां से ये क्या बनेगा, देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और साइन पाई/2 तो 1 हो जाएगा, और ये रहा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इसे इक्वेशन सेकंड बोलो, समझे। अब यहां से आप लोग क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो, समझे, यानी दोनों को डिवाइड करो इस तरीके से। तो फर्स्ट वाले के नीचे सेकंड वाला लगाओगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में ये बचेगा, डिनोमिनेटर में ये बचेगा, यहाँ पर देखो ऐसा बचेगा और यहाँ पर ऐसा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ देखो इस तरीके से आपको मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से फाइनली आपको मिल जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। और ये चीज़ भी आपको प्रूव करने के लिए इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पर देखो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक काम और रह गया, वो क्या कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से अगर मैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की जगह पे वेक्टर सी रख दूं, है ना, एलएचएस में देखो जरा, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर, ठीक है, आरएचएस में सेम रहने दो। अब यहाँ पर दोनों तरफ अगर तुम वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स 1। तो ये भी प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन 9 कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा खासा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 10 सॉल्व करते हैं, जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, सेक्शन बी का। यहाँ पर क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये आपका L1 हो जाएगा और ये आपका L2 हो जाएगा, ठीक है। L1 से आप वेक्टर A1 लिखो, क्या बनेगा, 4i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। यहाँ से वेक्टर B1 भी लिखो, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। L2 से आप वेक्टर A2 लिखो, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। यहाँ पर आप वेक्टर B2 लिखो, ये क्या बनेगा, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, समझे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बनेगा 2 टाइम्स वेक्टर B1, चेक करके देख लो, ये रहा वेक्टर B1, इसका 2 टाइम्स करो तो वेक्टर B2 मिल रहा होगा। दैट मीन्स कि B1 और B2 क्या हैं बच्चों, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, इसका मतलब लाइंस भी पैरेलल लाइंस होंगी, समझे। दैट मीन्स दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर B, और पूरे के नीचे देखो इस तरीके से मुझे वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर अभी और भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकाल लो, ये रहा A2 ये रहा A1, ठीक है। तो यहाँ पर i कैप माइनस 4i कैप यानी माइनस 3i कैप हो जाएगा, ये बनेगा आपका प्लस का 4j कैप और ये माइनस 2k कैप, समझे। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर B किसको लें, देखो B1 वेक्टर तो है, B2 वेक्टर तो है, लेकिन वेक्टर B नहीं है। दोनों में से किसी भी वेक्टर को आप वेक्टर B ले सकते हो। मतलब यहाँ फिलहाल मैं वेक्टर B1 को ही ले लेता हूँ, यानी देखो इसको ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को है ना। चलो अब इसके बाद क्या करो, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का हम क्रॉस ले लेंगे, किसके साथ, तो वेक्टर B के साथ। चलो यहाँ पर i कैप, ये j कैप और ये k कैप, यहाँ -3, यहाँ 4 और यहाँ -2, यहाँ 1 2 और ये -2। अब इसका मुझे कैलकुलेशन करना है, स्टार्ट करते हैं जी। क्या आएगा, देखो यहाँ पर -8 और 4 यानी क्या बनेगा, -4i कैप, ठीक है। फिर आपका -j कैप पहले से ही लगेगा, यहाँ पर ये 6 + 2 8 यानी -8j कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पर k कैप लगेगा और ये बनेगा -6 - 4 यानी -10k कैप। इस तरीके से मुझे
इसकी वैल्यू मिल चुकी है जो हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया है। फॉर्मूले में चलते हैं, तो फॉर्मूले में मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा, देखो इस तरीके से चेक कर लेना आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं। ठीक है बच्चों, -4 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर लिखकर सबको मैंने ऐड किया, पूरे का अंडर रूट। डिनोमिनेटर में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 1 + 4 + 4। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा बच्चों, न्यूमरेटर में आपका बन रहा है, ये बनेगा 80 यानी 180 रूट के अंदर, और नीचे आपका हो जाएगा 9, ये भी रूट के अंदर। देखो इसको ऐसे लगा लो, तो यहाँ फाइनली आपको मिल जाएगा 20 का अंडर रूट, जिसे आप 2√5 यूनिट्स इस तरीके से भी लिख सकते हो। डिस्टेंस है तो यूनिट में ही डिक्लेयर करना। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं जरा और इस क्वेश्चन के अल्टरनेटिव को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर बोला हुआ है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4। यानी प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट की समस्या नहीं होगी। यहाँ पर एक वेक्टर ए बड़े आराम से आपको मिल चुका है। समझे बच्चों, अब हमें सिर्फ नॉर्मल वेक्टर चाहिए होगा प्लेन का। आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ पर जो प्लेन आपको लिखना है वो पैरेलल होने वाला है इन दोनों लाइंस के। समझे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो भी नॉर्मल वेक्टर आप लिखने वाले हो, जो भी नॉर्मल वेक्टर आप लिखने वाले हो वो किस तरीके से मिलेगा बच्चों, दोनों लाइंस के वेक्टर बी को कंसीडर कर लो, है ना। यानी दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर हैं उसको कंसीडर कर लो और इनका आप निकाल दो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आपका प्लेन इन दोनों लाइंस के पैरेलल है। समझे कि नहीं। यहाँ पर वेक्टर b1 मैंने अंडरलाइन पहले ही कर दिया है, देख लो, और यहाँ पर सेकंड लाइन में वेक्टर b2 आ जाएगा। तो चलो इसका काम शुरू करते हैं। ये रहा आपका i कैप, j कैप और k कैप, ये 2, 3, 6, यहाँ पर 1, 1, -1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कैलकुलेशंस करोगे तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा। तो ये बनेगा -3, -6 यानी -9 i कैप, फिर आपका हो जाएगा -j कैप, यहाँ पर क्या बनेगा -2, -6 यानी -8, यानी प्लस का 8 j कैप, देखो इस तरीके से मिलेगा। फिर अगला 2 - 3 यानी -k कैप। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल वेक्टर के drs आपसे पूछूं तो नॉर्मल वेक्टर के drs यानी द डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर -9, 8, -1 यानी 9, -8, 1, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ, देखो ध्यान से, टॉप में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में x1, y1, z1 का काम कौन करेगा, तो 1, 2, -4 ABC का काम ये drs करेंगे। तो यहाँ से मुझे कार्टेशियन इक्वेशन बड़े आराम से मिल जाएगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज 9 × x - 1 प्लस इनफैक्ट -8 हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, एक सेकेंड, ये बनेगा -8 y - 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा +1 z -4 यानी z + 4, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे 9x - 8y + 1z। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर ये है -9, ये बनेगा आपका प्लस का 16 और ये बनेगा 4 यानी 20 - 9 यानी क्या हो जाएगा, प्लस का 11, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहो तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वेक्टर इक्वेशन यानी वेक्टर r डॉट 9i कैप -8j कैप प्लस k कैप प्लस 11, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। तो ये इंटीग्रेशन में से है, यहाँ पर हमें क्या करना है, चलो इसका इवेल्युएशन तो करना ही है, लेकिन ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉड के अंदर है x³ - x। तो यहाँ पर अगर मैं x कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिलेगा x² - 1, जिसमें अगर मैं फर्दर फैक्टराइजेशन करूँगा तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इस पूरी क्वांटिटी को मैं 0 के इक्वल रख दूंगा।
है ना, जो ऊपर हमने निकाला है ना, इस पूरे को 0 के इक्वल रख देंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों, या तो 0 है ना, या फिर 1 या फिर -1। तो यहाँ पर इंटरवल्स के हिसाब से देखोगे तो -1, 2, देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल को चेक करो। तो यहाँ पर इस इंटरवल के हिसाब से ये तीनों नंबर क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इंटीग्रल ब्रेक करूंगा तो -1 से 0 में जाएगा एक, तो ठीक है ना, फिर आपका जाएगा 0 से 1 में, फिर आपका जाएगा 1 से 2 में। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे मॉड का साइन हटाकर इंटीग्रल्स लिखने हैं। देखो पहला इंटरवल है -1 से 0। इस इंटरवल में अगर मैं मॉड को यहाँ से हटाऊं, यानी देखो इस चीज को मैं पूछ रहा हूं कि मॉड को हटाऊंगा तो क्या मिलेगा। ये क्या था बच्चों, ये मैंने फैक्टर बना के देखो आपके लिए पहले ऐसे लिखा था, है ना, ऊपर टॉप में देख लो। इस इंटरवल में से x की जगह कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ये लिया, यहाँ पर पुट करके देखो तो क्या होगा। देखो यहाँ पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ओवरऑल मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, मतलब आपका आंसर आएगा +x³ - x। समझे, तो यहाँ पर लिख दो x³ - x और dx भी लगाते चलो। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई। आपका मन करे तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें। अब देखो अगला इंटरवल क्या हो रहा है, अगला इंटरवल यहाँ पर है आपका, यह है 0 से 1। ठीक है, क्वेश्चन में चेक करो, यहाँ पर देखो 0 से 1। तो ये 0 से 1 के बीच का मैं कोई भी नंबर ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल 1/2 ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ डालोगे तो पॉजिटिव, यहाँ डालोगे तो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से आपको नेगेटिव मिलेगा, मॉड के अंदर नेगेटिव, तो मॉड का साइन हटाओगे तो ओवरऑल ऐसा दिखेगा, जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं x - x³ और यहाँ dx भी लगा लो, इसे मत भूलना। ठीक है, लास्ट वाले में है आपका 1 से 2 वाला इंटरवल। तो 1 से 2 वाले इंटरवल के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम 1 से 2 इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने x = 3/2 ले लिया, इसको मैं यहाँ डाल के देख लूंगा। तो 3/2 है ना, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यानी यहाँ पर मॉड को हटाओगे तो आपको देखो ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, मतलब इंटीग्रल को हम फाइंड करेंगे और लिमिट्स भी पुट कर देंगे। चलो अब तो आसान काम हो गया, इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाले का क्या आएगा इंटीग्रल बच्चों, तो सबसे पहले वाले में मिलेगा x⁴/4, यहाँ मिलेगा x²/2 और लिमिट भी लगाना है, ध्यान रखना। यहाँ पर x²/2, यहाँ पर x⁴/4 और ये रहा आपका लिमिट। ठीक है, अच्छा अगले में x⁴/4 - x²/2 और ये रहा आपका लिमिट। ठीक है बच्चों, चलिए अपर लिमिट डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, चेक कर लो, माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा 1/4 - 1/2। ठीक है, अच्छा इसमें अपर लिमिट डालोगे तो 1/2 - 1/4 और लोअर लिमिट पे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर अपर लिमिट डालोगे तो ये 16/4 यानी 4 ही रहेगा, चेक करके देख लो। ठीक है, और यहाँ पर 4/2 यानी देखो ऐसे आएगा, अपर लिमिट हो गया, माइनस ये रहा आपका लोअर लिमिट। बात समझ आ रही है सभी को। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आगे क्या होगा, 1/4 - 1/2 यानी क्या बना, ये बनेगा माइनस का 1/4, आगे एक नेगेटिव दिख रहा होगा यानी 1/4 ही आ जाएगा। यहाँ से भी आपका 1/4 आएगा, 4 - 2 का मतलब ये हो गया 2, और यहाँ पर -1/4 यानी प्लस का 1/4 आएगा, यानी 3/4 + 2, 4 × 2 = 8 + 3 यानी 11/4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आपके सामने आ चुका है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से है। यहाँ पर मुझे एरिया फाइंड करना है, ये सर्कल है और ये लाइन है, इनके बीच का जो एरिया बाउंड होगा उसे हमें फाइंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एरिया होना चाहिए और यहाँ पर इंटीग्रेशन कंसेप्ट का यूज करेंगे। ये जो सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पर है यानी ओरिजिन पे है, रेडियस 4 है।
ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाइन है ओरिजिन से पास करेगा। तो चलो इसका डायग्राम तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एक्स अपॉन रूट थ्री। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लो, देखो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, समझे। वाई की वैल्यू एक्स अपॉन रूट थ्री, तो स्क्वायरिंग कर लिया। एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 4x² अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 16। तो ये क्या बनेगा आपके लिए बच्चों, यहाँ से x² इक्वल टू 12 आएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2√3। समझे। x की वैल्यू को अगर पुट करोगे लाइन में या फिर सर्कल में तो आपको y भी मिल जाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। फिलहाल मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालूंगा, चलते हैं जरा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपका सर्कल हो गया और ये आपका लाइन है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बनेगा वो ये रहा। जो भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 2√3 ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो मैंने निकाला ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका एरिया आपको दिख रहा होगा जो मैंने शेड किया हुआ है। तो एरिया कैसे निकलेगा, 0 से 2√3, इस वाले इंटरवल में आपका स्ट्रेट लाइन है, यानी y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x अपॉन √3, देखो इस तरीके से लिया जाएगा, प्लस 2√3 से लेकर 4 तक यहाँ पर सर्कल, यानी 16 माइनस x² पूरे का अंडर रूट, और ये रहा dx। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये क्या बनेगा 1 अपॉन 2√3, समझे। x² बाई 2 होगा ना, बाई 2 को भी बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे। इसमें क्या होगा x बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस x² प्लस 16 बाई 2 यानी 8 हो जाएगा, और यहाँ फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x अपॉन 4। ठीक है। अच्छा, पूरे पे हमें लिमिट भी लगानी है, इसे मत भूलना। यहाँ पर लोअर लिमिट ये रहा, अपर लिमिट ये रहा। पहले वाले में जैसे ही लिमिट पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा आपके लिए, 2√3 का होल स्क्वायर, मतलब 12 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी ऐसे रहेगा। यहाँ पर 4 डालोगे, देखो 4 डालना शुरू करो तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 8 इंटू साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 2, ऐसे अपर लिमिट हो चुका है, माइनस लोअर लिमिट 2√3 अपॉन 2, यानी सिर्फ √3 मिलेगा। 16 माइनस यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 12, यानी क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा 4 का अंडर रूट, यानी यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, प्लस 8, यहाँ पर साइन इनवर्स 2√3 अपॉन में 4, यानी ये मिलेगा साइन इनवर्स √3 बाई 2, दैट मीन्स पाई अपॉन 3, इस तरीके से, समझे। चलो आगे लेके चलते हैं इसको। ये बनेगा 6 अपॉन √3, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई, चेक करके देखो, यहाँ पर ये -8 पाई अपॉन 3 और यहाँ पर ये -2√3, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं जरा। तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये देखो 6 अपॉन √3 -2√3, तो जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो आपको ये पूरा कैंसल होता हुआ दिखेगा। देखो 6 को लिख लो 3 इंटू 2, समझे, और 3 इंटू 2 मतलब नीचे √3 है तो वो 2√3 ही बनेगा, और इसको कैंसिल कर देगा। बस ये वाला दोनों टर्म्स बचेगा जिसमें मैं एलसीएम लूंगा। 3 4 जा 12 पाई माइनस 8 पाई, यानी देखो 4 पाई अपॉन 3 एरिया है, तो स्क्वायर यूनिट्स में डिक्लेयर कर दो। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका अल्टरनेटिव भी है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इस क्वेश्चन का अल्टरनेटिव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का यूज करके हमको एरिया फाइंड करना है इस रीजन का। यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशंस कंसीडर कर लो ताकि हम डायग्राम बना पाएं। तो यहाँ पर y² इक्वल्स ax, एक तो ये बनेगा, एक बनेगा x² प्लस y² इक्वल्स 2ax, और बस यही दो बनेंगे। इन दोनों को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो y² की जगह जैसे ही मैं ax डालूंगा तो x² प्लस ax इक्वल 2ax, साइड चेंज करो तो x² माइनस ax इक्वल्स 0, मतलब x की वैल्यू एक तो 0 मिलेगी और एक a मिलेगा। आपका मन करे तो पूरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। फिलहाल यहाँ पर डायग्राम कैसे बनेगा,
तो डायग्राम ये रहा आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है, ये जो पहले वाला है बेसिकली ये है सर्कल। कैसे पता चला, देखो 2ax को आप LHS में ले आओ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 0। यहाँ पर x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। तो इसका सेंटर आ गया a,0 और रेडियस आ गया a। समझे? तो इसकी हेल्प से मैंने सर्कल ड्रॉ किया। जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स ए एक्स, ये पैराबोला अपना वर्टेक्स ओरिजिन पे लेके बैठा है और ये टुवर्ड्स राइट हैंड साइड अपना मुंह खोल के बैठ जाएगा यानी ये रहा आपका पैराबोला इस तरीके से। अब शेडिंग कैसे किया हुआ है, तो शेडिंग करने के लिए आप टेस्टिंग पॉइंट कंसेप्ट यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप सर्कल को देखो तो सर्कल के लिए अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं a,0 है ना, तो a,0 यहां पर डाल के देखोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू a स्क्वायर, यानी कंडीशन ट्रू आएगी, मतलब a,0 की तरफ शेडिंग होगा। यहां पर देखो a,0 तो सर्कल से a,0 की तरफ शेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखो इस तरीके से, समझे? पैराबोला के लिए भी अगर यही पॉइंट लोगे तो देखो पैराबोला आपको इस तरीके से दे देगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो पैराबोला से इस पॉइंट की तरफ शेडिंग नहीं होगी, इसके अपोजिट होगी। तो बस ये वाला एरिया ही आपके लिए कॉमन आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। समझे बच्चों? तो चलो जरा इन चीजों को मैं रब कर देता हूं यहाँ पर, आपका मन करे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, ये भी हटा देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। वैसे ये फेयर वर्क है कि आपने सेंटर और रेडियस कैसे निकाला है, समझे? अच्छा, अब चलते हैं जरा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी एरिया आपके लिए दिख रहा होगा, जो यहाँ पर ऑरेंज कलर से शेड हो रखा है बच्चों, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपका दोनों ही कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। यानी अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूं और उसका डबल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा, 0 से a में सर्कल। तो सर्कल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ देर पहले मैंने सर्कल का इक्वेशन सिंप्लीफाई करके ऐसे बनाया था ना, तो बस यहां से आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, देखो ऐसे, और इस पूरे का हम ले लेंगे अंडर रूट। समझे बच्चों? ये तो इस तरीके से हो गया। इसमें से पैराबोला वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिटवीन द सेम लिमिट। तो पैराबोला में से ये बनेगा रूट ए रूट एक्स, देखो इस तरीके से। ठीक है बच्चों? अब चलो इसका इंटीग्रेशन करना है फिलहाल हमें। तो यहाँ पर पहले वाले का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट भी लगा लो क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर 2 टाइम्स करने के लिए बोला है मैंने। ठीक है, तो ये 2, इसका ध्यान रखना। यहाँ करली ब्रैकेट, इसमें आपका हो जाएगा x माइनस ए अपॉन 2 अंडर रूट वाला सेम, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x माइनस ए अपॉन ए। ठीक है, अच्छा इसको भी साथ ही में ले लो, यानी रूट ए है ना, यहाँ पर रूट एक्स का हो जाएगा x की पावर 3/2। समझे? और पूरे के नीचे 3/2 लगाओगे, या फिर आपका मन करे तो ऐसे लिख लो, और ये करली ब्रैकेट बंद, और इसके ऊपर आप लिमिट दे दो 0 से a। समझे बच्चों? बात समझ आई सभी को? यहाँ पर ध्यान रखना मैंने 2 टाइम्स जो किया हुआ है। चलिए अब जरा अपर लिमिट डालते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपर लिमिट डालोगे तो क्या होने वाला है, अपर लिमिट डालोगे तो ये तो खत्म, चेक कर लो, खत्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 2, और ये साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, 0, यानी ये भी खत्म। अपर लिमिट में ये टर्म पूरा खत्म। अच्छा इसमें क्या कुछ होगा, तो बिल्कुल होगा -2/3 रूट ए और a की पावर 3/2, दैट मीन्स a रूट a लिख सकते हो। ये अपर लिमिट है बच्चों। माइनस अब आती है लोअर लिमिट की बारी। तो यहाँ जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो ये बनेगा -a/2। यहाँ 0 पुट करोगे तो कहने का मतलब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, चेक करके देख लो, यानी ये 0 मिलेगा। प्लस a स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ -1 दे के जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा -π/2। समझे? अच्छा अब यहाँ से इसको मैं क्या लिखूंगा, इस वाले ब्रैकेट में देखना, ये 2 टाइम्स तो चल ही रहा है, इस वाले ब्रैकेट में a, रूट ए और रूट ए मिलकर भी a ही बनेगा, मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर,
यानी -2/3 a²। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये क्या बनेगा, प्लस a²/4 इंटू पाई। ठीक है, अब इस 2 को अंदर भेजोगे तो ये आपको देके जाएगा a² इंटू पाई अपॉन 2 -4/3 a²। इतने स्क्वायर यूनिट्स। आपका मन करे तो पूरे में से a² कॉमन है, कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनली आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है बच्चों, जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से निकालना है, विच इज मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। देखो ये आपका प्लेन हो गया बच्चों, ये आपका प्लेन हो गया, विच इज x - y + z = 5। ठीक है ना, ये आपका प्लेन हो गया, इसको पाई से रिप्रेजेंट कर दो। जो भी पॉइंट है उसको पॉइंट P मान लो, ये रहा पॉइंट P। इसका डिस्टेंस अगर प्लेन से निकालना है तो वो मेजर्ड पैरेलल होना चाहिए इस लाइन के। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, ये आपका लाइन है, लाइन क्या है, x/2 y/3 और ये z/-6। तो यहाँ से P से मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि लाइन L के पैरेलल हो, सच दैट ये जो P से लाइन ड्रॉ हुआ है वो प्लेन को किसी पॉइंट सपोज Q पे मिल जाए। तो मुझे फिलहाल PQ डिस्टेंस निकालना है, इसके लिए मुझे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज पैरेलल टू द लाइन L, है ना। तो यहाँ पर लाइन L मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, गिवन लाइन को L मान लिया। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन ऑफ PQ लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए पॉइंट चाहिए, वो तो है पॉइंट P, आपको दिख रहा होगा, x - x1 y - y1 z - z1। और लाइन L क्योंकि PQ के पैरेलल है तो लाइन L के जो DRs हैं यानी 2 3 -6, ये आपके DRs हैं लाइन L के, समझे। तो ये बेसिकली आपके लाइन PQ के भी DRs का काम कर देंगे, समझे। तो यहाँ पर लगा लो 2 3 -6, इस पूरे को लेमडा मान लो। अब यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ रैंडम पॉइंट लिखो बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रैंडम पॉइंट। तो ये क्या बनेगा, इसे पॉइंट Q मान लेंगे, 2 लैम्डा + 1, ये बनेगा 3 लैम्डा + 2, ये बनेगा -6 लैम्डा + 3। अब ये जो पॉइंट Q है, इट लाइज ऑन द प्लेन ऑल्सो, समझे। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, करवा दो। x की जगह 2 लैम्डा + 1, y की जगह ये डालेंगे तो -y है, यानी -3 लैम्डा -2 हो जाएगा, फिर ये -6 लैम्डा + 3, नाउ दैट इज इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा, क्या बनेगा, 2 - 9 लैम्डा यानी -7 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 - 2 यानी -1, और ये आपका 3 -1 यानी 2 उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 5 - 2 यानी 3, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -3/7। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं पॉइंट Q में पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा बच्चों, 1 - 6/7, 2 लैम्डा है ना, चेक कर लो। अच्छा इसमें क्या बनेगा आपका, 2 - 3 लैम्डा यानी 9/7 हो जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 3 + 18/7, समझे। चेक करके देखो बात समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लो, तो ये बन जाएगा आपका 7 × 1 = 7 - 6 यानी 1/7, ये बनेगा 14 - 9 यानी ये हो जाएगा 5/7। यहाँ पर 21, 7 3 = 21, 21 + 18 क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी 39/7। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट Q मिल चुका है। अब आपको निकालना है रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस PQ, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। तो क्या बनेगा भैया, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। इस पूरे को कैलकुलेट करके फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी काफ़ी खतरनाक कैलकुलेशन है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है आपको, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बस कैलकुलेट करके मुझे कमेंट करके बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो कि नहीं, और कुछ काम खुद भी करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, यानी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। चलिए जरा, ये रहा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है
no COVID-19 test is 100% right, so their errors and results are both important. During the ongoing COVID-19 pandemic, there is a lot of buzz regarding the possible errors in the diagnosis with both RT-PCR tests and faster antibody based tests all over the world. अच्छा, ये तो कुछ कहानियां हो गई। यहां पर मैथमेटिकल डाटा यहां से स्टार्ट होगा। द रिलायबिलिटी ऑफ अ कोविड PCR टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ऑफ द पीपल हैविंग कोविड, 90% of the test detects the disease, but 10% goes undetected. Of the people free of COVID, 99% of the test is just COVID negative, but 1% are diagnosed as showing COVID positive. From a large population of which only 0.1% have COVID, one person is selected at random, given the COVID PCR test, and the pathologist reports him or her as a COVID positive. Based on the given information, answer the following question. ये जो सिचुएशन आपने पढ़ी यहां से लेकर यहां तक, ऐसा आपने एनसीईआरटी में अगर पढ़ा हो तो मुझे कमेंट करके बताना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कौन सा क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल नंबर ही बता देना। यहां पर फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव गिवन दैट ही इज एक्चुअली हैविंग कोविड। सेकेंड पार्ट में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग कोविड गिवन दैट ही इज टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव। ठीक है, चलिए यहां पर सबसे पहले मुझे इवेंट्स एज्यूम करने होंगे। तो इवेंट E1 और इवेंट E2 क्या होगा देख लेते हैं जरा। यहां पर इवेंट E1 लिख लेता हूं और इवेंट E2 लिख लेता हूं। एक सेकेंड। E1 का मतलब मैं मान लेता हूं द पर्सन इज हैविंग कोविड। ठीक है, ये मान लेते हैं इवेंट E1 का मतलब। E2 में द पर्सन इज नॉट हैविंग कोविड। ठीक है, इवेंट E भी ले लेते हैं। यहां पर हम बोल देंगे कि द डॉक्टर, इनफैक्ट द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स एज कोविड पॉजिटिव। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सब की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी। P ऑफ E1 क्या है, फिर P ऑफ E2 क्या है, फिर P ऑफ E ओवर E1 लिखेंगे, फिर P ऑफ E ओवर E2 लिखेंगे और इसके बेसिस पे अपने आंसर को डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब सुनना। द पर्सन इज हैविंग कोविड, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव कोविड, यानी 0.1%। दैट मीन्स 1/1000। यहां पर P ऑफ E2 द पर्सन इज नॉट हैविंग कोविड, यानी 1 माइनस P ऑफ E1 कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका 99, इनफैक्ट 999/1000। देखो इस तरीके से आएगा, समझे। अब इसके बाद P ऑफ E बाई E1, इसमें हमें क्या करना है कि उसे यहां पर कोविड है और रिपोर्ट भी करना है कि कोविड है। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है यहां पर देखिए, ऑफ द पीपल हैविंग कोविड 90% ऑफ द टेस्ट विल डिटेक्ट द डिजीज। समझे, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 90%। तो यहां पर 90% का मतलब क्या हो जाएगा, डेसिमल में लिखने का मन हो तो 90/100 लिखना, 0.9 आ जाएगा। E बाई E2 इसका मतलब, अब देखो इसको कोविड नहीं है फिर भी रिपोर्ट कर दिया कि इसे कोविड है। यहां पर लिखा हुआ है ऑफ द पीपल फ्री ऑफ कोविड 99% ऑफ द टेस्ट, यहां पर क्या होगा नेगेटिव, अच्छी बात है, लेकिन 1% केस में इसको फंसा दिया जाएगा। तो ये रहा 1%, यानी आप लिखोगे तो 0.01 इस तरीके से लिख सकते हो। समझे बच्चों। अब यहां पर फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है इसको देख लेते हैं। What is the probability of the person to be tested as COVID positive given that he is actually having COVID? यानी यहां पर इसको कोविड पॉजिटिव टेस्ट होगा अगर उसे कोविड है, एक्चुअली हैविंग कोविड, यानी ये पूछा हुआ है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने लिख ली है 0.9। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट में क्या है, what is the probability that the person is actually having COVID given that he is tested as COVID positive? देखो पर्सन इज एक्चुअली हैविंग
कोविड, यानी P ऑफ E1 पूछा है, गिवन दैट ही इज टेस्टेड एज पॉजिटिव, यानी देखो ये निकालना है तो यहां पर आपका आ जाएगा बेज थ्योरम। समझे, बेज थ्योरम की स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकेंड इसको ठीक कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा बेज थ्योरम। समझे बच्चों, ये बेज थ्योरम की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा P ऑफ E बाय E1 इंटू P ऑफ E1, और यहाँ पर P ऑफ E बाय E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E बाय E2 इंटू P ऑफ E2। इन सब की वैल्यूज मेरे पास हैं, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। P ऑफ E बाय E1 यानी 0.9, चेक कर लो। P ऑफ E1 यानी ये क्या है 0.1% यानी 0.001, इस तरीके से आ जाएगा, चेक करके देख लो बच्चों। यहाँ नीचे 0.9, ये 0.001। P ऑफ E बाय E2 यानी 0.01, P ऑफ E2 यानी ये हो जाएगा 0.999। ठीक है, इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं जरा, तो ये बन जाएगा आपका 10/121। फाइनली ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। वैसे आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो बस इसी के साथ इस पूरे क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर लिया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने इस पेपर का भी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए प्लेजर टेस्ट सीरीज के साथ। मीनवाइल अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।